हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डल झील में कमांडो तैनात, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी। साथ ही साथ बताएंगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने फिर दिखाया भारत विरोधी रुख। अब उठाया है भारत को लेकर यह कदम, जिसके बाद मुइज़ू को जवाब देना भारत की मजबूरी बन जाएगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे तो घुटनों पर आ ही गया पाकिस्तान। 4 साल में पहली बार दिल्ली में क्यों मनाने जा रहा है नेशनल डे, क्या है लाहौर प्रस्ताव, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। लोकसभा चुनाव से जुड़ी भी सारी खबरें बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता, अखंडता का और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी जी। डल झील में कमांडो की तैनाती, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी। बता दें देश में चुनावी माहौल है, गारंटी का मौसम है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर जा रहे हैं। 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला कश्मीर दौरा होगा। श्रीनगर में उनकी रैली है, जिसको लेकर बीजेपी का दावा है कि ये कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। पीएम मोदी की इस रैली के लिए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पट गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 किलोमीटर का रोड शो से सफर तय करके श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम जाएंगे। बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी जी 64 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी जी के आने से पहले श्रीनगर करीब 10,000 तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पट गया है। श्रीनगर में छोटी सड़कें सील कर दी गई हैं। 24 घंटे पहले से ही स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कश्मीर में इतनी बड़ी जनसभा हाल फिलहाल में नहीं देखी गई है दोस्तों। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी रैली को यादगार बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। सभी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और बीजेपी की कोशिश है कि देश में मैसेज जाए कि कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि गारंटी के इस मौसम में प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की श्रीनगर में होने वाली जनसभा से पहले कश्मीर के लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इसमें स्थानीय लोगों को पीएम की जनसभा में शामिल न होने की धमकी दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में मोबाइल और लैंडलाइन पर पीएम की रैली का बहिष्कार करने के लिए धमकी भरे कॉल कर रही है। कश्मीर के लोगों को अलग अलग इंटरनेशनल फोन नंबरों से कॉल आ रहे हैं। फोन उठाते हुए लोगों को धमकी देते हुए पीएम की रैली से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जी हां, साथ ही श्रीनगर के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। साथ में श्रीनगर में ड्रोन उड़ाने पर भी अस्थायी बैन लगा दिया गया है, यानी टेम्परेरी बैन लगाया गया है। अब ऐसे में दोस्तों कश्मीर से ये सबसे बड़ा मैसेज कहीं जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान जाने वाला, और पाकिस्तान वाकई में बौखलाएगा दोस्तों, क्योंकि आज कश्मीर में जो पीएम मोदी जी सौगात देने वाले होंगे वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा और पूरी दुनिया को पता पहले से भी है और भी ज्यादा जानकारी हो जाएगी कि कश्मीर में कितनी शांति है। और यही पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत कश्मीर का मैसेज दुनिया में जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे में अब पाकिस्तान इस पर कोई ना कोई बड़ी हरकत जरूर करेगा, जिसको लेकर हमारी भारतीय सेना चौकन्नी है दोस्तों। अब इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने फिर दिखाया भारत विरोधी रुख। हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता आगे बढ़ाने से ही कर दिया इनकार। जी हां, चीनी जासूसी जहाज के निकलते ही मालदीव ने दिखाए अपने तेवर, भारत से एक और रिश्ता तोड़ा। जी हां, भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे रिन्यूअल नहीं करेगा मालदीव। साथ में राष्ट्रपति मुइज़ू का मशीन लेने से भी इनकार। बता दें मालदीव ने घोषणा की है कि वो भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के समझौते को नवीनीकृत यानी रिन्यू नहीं करेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने की बात कहते हुए इस डील को आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया है। हवाला दिया है कि मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि मालदीव ने भारत पर निर्भरता की बजाय खुद से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए जरूरी सुविधाएं और मशीनें हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मालदीव अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर भी काम कर रहा है। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय देश में ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इससे मालदीव को देश का पानी के भीतर सर्वेक्षण स्वयं करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद हम अपनी पानी के नीचे की विशेषताओं के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे। हमने अपने पानी के नीचे के निकायों को स्कैन करने और सभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। ये सभी पानी के नीचे
नीचे के विवरण हमारी संपत्ति हमारी विरासत है। तो देखा आपने दोस्तों मुइजू का ये बयान, जिससे क्लियर लग रहा है दोस्तों कि चाइना ने इतनी ज्यादा पट्टी पढ़ा दी है मुइजू को कि अब वो किसी भी चीज में भारत का साथ नहीं चाहता है। लेकिन मुइजू को नहीं पता कि आने वाले समय में चाइना मालदीव को, आज जिसके लिए जाना जाता है मालदीव, उसको नष्ट कर देगा। फिर भारत की ही याद आएगी मुइजू को। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ मुइजू भारत से मुंह मोड़ रहे हैं तो वहीं पर भारतीयों ने भी चीन के गुलाम इस मुइजू को बड़ा झटका दिया। दोस्तों मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारी कमी देखी गई है, 33% की कमी आई है। ये आज की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट खबर। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या में इस साल पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 33% की गिरावट आई है। और ये गिरावट मालदीव के 3 उप मंत्रियों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद आई है। बहरहाल दोस्तों, जो भारतीय लोग मालदीव जा रहे थे उनको आप लोग क्या सुझाव देंगे, कमेंट के माध्यम से लिखकर अवश्य बताइएगा। उनको इससे बेटर कहां जाना चाहिए, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां तो घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। 4 साल में पहली बार दिल्ली में क्यों मनाने जा रहा नेशनल डे, क्या है लाहौर प्रस्ताव। बता दे पड़ोसी देश पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिशों में जुट गए हैं। आर्थिक संकटों में से त्राहिमाम कर रहे पाकिस्तान को इस वक्त पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाने की सबसे ज्यादा दरकार है। और शायद इसीलिए 4 साल में पहली बार पाकिस्तान नई दिल्ली में अपना नेशनल डे मनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिन नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विदेशी राजनयिक और भारतीय शामिल होते हैं। आमतौर पर किसी मंत्री या राज्य मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था। पाकिस्तान 23 मार्च को नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में मुस्लिमों के लिए एक अलग संप्रभु देश बनाने का प्रस्ताव रखा था और लाहौर मीटिंग में पार्टी ने उस संकल्प को अपनाया था। लाहौर संकल्प की वर्षगांठ को ही पाकिस्तान में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथ में पाकिस्तान में 23 मार्च इसलिए भी अहम है क्योंकि 23 मार्च 1956 को ही पाकिस्तान का संविधान भी लागू हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र बना था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चुनाव आयोग का बड़ा तोहफा। PMLN बनी नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी SIC को आरक्षित सीट आवंटित करने से इनकार किए जाने के बाद नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ को नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीट की संख्या बढ़कर 123 हो गई। PMLN इसके साथ ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अगली खबर बता दें, लक्षद्वीप में नए नौसैनिक अड्डे। INS जटायु से बढ़ेगी सुरक्षा, समुद्री डकैतों पर कसेगी नकेल। जी हाँ, INS जटायु बना भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक बेस। पाकिस्तान, चीन, मालदीव पर रहेगी भारत की पैनी नजर। आपको बता दें भारतीय नौसेना ने जलीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लक्षद्वीप में INS जटायु को तैनात किया गया है। इस तैनाती से सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकेगा। बुधवार को जारी बयान के मुताबिक लक्षद्वीप भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। INS जटायु को तैनात किए जाने के बाद नौसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी। बुधवार को लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे की शुरुआत हुई। INS जटायु नाम के इस अड्डे की मदद से नौसेना पश्चिम अरब सागर में प्रभावी निगरानी कर सकेगी। समुद्री डकैती विरोधी और मादक द्रव्य विरोधी अभियानों को रोकने में भी INS जटायु बेहद कारगर सिद्ध होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने जटायु को तैनात किया है। नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध में हैदराबाद के शख्स की गई जान। सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर हुआ था भर्ती। जी हाँ, एजेंट ने धोखे से पुतिन की सेना में करवाया था भर्ती। आपको बता दें भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले 30 साल के असफान की रशिया यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई है। असफान को सिक्योरिटी हेल्पर की नौकरी बताते हुए रूसी सेना में शामिल किया गया था, लेकिन धोखा देते हुए उसे यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भेज दिया गया। यूक्रेन के एक हमले में उसकी मौत हो गई। मोहम्मद असफान के हाल ही में ये बताया था कि एजेंट झूठ बोलकर उसको ले गया है और रूसी सेना में भर्ती करा दिया है। परिवार ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से मदद की अपील भी की थी। ओवैसी ने इसके बाद मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर असफान के बारे में जानकारी चाहिए तो अधिकारियों ने युद्ध क्षेत्र में उसकी मौत की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें रशिया यूक्रेन युद्ध में किसी भारतीय की ये पहली मौत नहीं है। फरवरी के आखिर में भी रशिया में एक भारतीय की मौत हुई थी, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी दोस्तों, जो गुजरात का रहने वाला था और उसको भी धोखे से शामिल किया गया था। सिक्योरिटी हेल्पर बताकर रूसी सेना में शामिल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखते हैं भारत की मोदी सरकार इस मुद्दे पर क्या बड़ा कदम उठाती है और रशिया को घेरती है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, सदगुरु के
साथ महाशिवरात्रि उत्सव में जगमगाया टाइम्स स्क्वायर। न्यूयॉर्क में गूंजा हर हर महादेव। जी हाँ, न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर ने सोमवार को अनोखी और यादगार शाम देखी। यहाँ शिव और शंभो के मंत्रोच्चार के साथ टाइम्स स्क्वायर के बिग स्क्रीन पर महाशिवरात्रि का वीडियो प्रसारित हुआ। सदगुरु की झलक के साथ महाशिवरात्रि का वीडियो स्क्रीन पर जैसे ही चला, न्यूयॉर्क वासी हर हर महादेव की धुन पर जमकर थिरकने लगे। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने पोस्ट किया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर महाशिवरात्रि का भव्य स्वागत दुनिया मानव क्षमता को बढ़ाने और परिवर्तन के अवसर के उत्सव के रूप में शिव की महान रात के महत्व को समझ रही है। आइए हम इसे साकार करें। ऐसे में दोस्तों हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आप लोग नेक्स्ट खबर बता दें। भारत की प्याज से आए बांग्लादेशियों की आंखों में आंसू, आखिर क्यों चलाया जा रहा बॉयकॉट इंडिया कैंपेन बता दें। केंद्र सरकार ने 1-2 दिन पहले ही रमजान के मद्देनजर बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात को 64,400 टन प्याज का निर्यात करने की मंजूरी दी थी, लेकिन बांग्लादेश में भारत से आयातित प्याज बॉयकॉट किया जा रहा है। दरअसल जनवरी में संसदीय चुनाव जीतने के बाद जब से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में आई है, तब से मालदीव की तरह वहाँ भी भारत विरोधी स्वर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि भारत हमेशा से शेख हसीना सरकार का समर्थक रहा है। मोहम्मद मुइज़ ने इंडिया आउट के नारे के साथ मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था और तभी से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध खराब होते जा रहे हैं। यही नहीं, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी बॉयकॉट इंडिया की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। सोमवार को मोदी सरकार ने आगामी रमजान और ईद के मद्देनजर बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। अगली खबर बता दें। नेपाल में आई मनपसंद सरकार देख खुश हो गया चाइना, पड़ोसी को संबंधों की दे रहा है दुहाई। क्या होगा है भारत पर असर। दरअसल नेपाल की राजनीति में एक बार फिर वामपंथ की लहर आ गई है। नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है। उन्होंने चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल, साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। प्रचंड के इस फैसले से नेपाल संसद की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस अब विपक्ष में बैठेगी और चीन इससे सबसे ज्यादा खुश है। मंगलवार को बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने देखा है कि नेपाल सरकार ने हाल ही में एक नया गठबंधन बनाया है और अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में सभी दल एकजुट होकर नई सरकार के गठन से जुड़े काम को आगे बढ़ाने और राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और लोगों की आजीविका में सुधार हासिल करने के लिए सहयोग करेंगे। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसी होने के नाते चीन नेपाल के साथ संबंधों को काफी महत्व देता है। तो दोस्तों देखा आपने कितना खुश है चाइना अपने पसंद की सरकार को देखकर। अगली खबर बता दें। अमेरिका चुनाव को लेकर खबर। भारतीय मूल की निक्की हेली रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटेंगी, ट्रंप का रास्ता हुआ साफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ से निक्की हेली अलग हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी निक्की हेली ने अपना अभियान समाप्त करने का फैसला किया है। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का लगातार तीसरी बार रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें। 4 अप्रैल 1979 जब पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया ने सूली पर लटका दिया, अब कोर्ट ने गलत ठहराया। जी हाँ, पाकिस्तान में गलत की कोई सीमा नहीं है। गलत इतना कि बिना गलती के किसी को भी सूली पर लटकाया जा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाकर फांसी के फंदे पर लटका सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। सेना ने पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर भुट्टो को फांसी दे दी थी। 44 साल बाद अब पाकिस्तान की कोर्ट ने भुट्टो के मामले में निष्पक्ष सुनवाई न होने की बात कही है। अगली खबर बता दें। पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ चीन की मदद से बना हैदर टैंक भारत के T-90 से टक्कर। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना में बुधवार को हैदर टैंक शामिल हो गया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और चीन के राजदूत की मौजूदगी में टैंक का अनावरण करते हुए यह घोषणा की गई। पंजाब के हेवी इंडस्ट्री तक्षशिला यानी HIT में हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट के रोल आउट समारोह में पहुंचे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान के स्वदेशीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर बता दें। भारत दक्षिण कोरिया के बीच और बढ़ेगी टेक्नोलॉजी परमाणु सहयोग। संयुक्त आयोग की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर जी। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को सोल में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में सुरक्षित हिंद व शांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में दोनों देशों के बीच अत्यधिक सद्भावना की बात करते हुए कहा है कि द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। उनके साथ विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी इस यात्रा पर हैं। जी हाँ
हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, आरजेडी सुप्रीमो का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर एक बार पलटवार, कहा हमने कोई गलत नहीं बोला, वे हिंदू होते तो बाल छिलवाते। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत नहीं बोला, अगर वे मोदी हिंदू होते तो बाल छिलवाते, उन्होंने बाल क्यों नहीं छिलवाया, हम किसी से डरने वाले नहीं है, पीएम को बिहार की जनता जवाब देगी। दरअसल पीएम मोदी ने बुधवार को अपने बिहार दौरे के तहत बेतिया में रैली की, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि ये तो कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर से भी पूछते हैं कि उनका परिवार कहाँ है, क्योंकि इन्हें तो परिवार के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता। ये परिवारवादी बरौनी की फैक्ट्री भी बंद कर रहे थे और यही श्री राम मंदिर बनने से रोक रहे थे। परिवारवादी लोग ही भगवान राम को टेंट में रखना चाहते थे, अब यही परिवारवादी मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। जवाब आप सब पूरा देश दे रहा है, सब तो कह रहे हैं हम बानी मोदी के परिवार, हम है मोदी के परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बिहार आकर बेतिया में खुले मंच से यह जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में जब जंगल राज आया तब पलायन काफी बढ़ गया, जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी पर कटाक्ष करना, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार से ही खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंस गया है क्या पेच? पीएम मोदी की सभाओं में चिराग कुशवाहा की गैर मौजूदगी से उठे कई सवाल। जी हाँ, बिहार में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए खेमे में उठापटक की स्थिति बन रही है। बीजेपी ने अपने कोटे से 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन बिहार में सहयोगी दलों की सीटों की मांग से पार्टी हाईकमान की परेशानी बढ़ना तय है। सीट शेयरिंग में देरी को एनडीए में खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में बुधवार को दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। बेतिया में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इससे पहले 2 मार्च को वो औरंगाबाद और बेगूसराय में थे। हालांकि इन दोनों ही कार्यक्रमों में नीतीश कुमार तो मंच पर मौजूद रहे और पीएम ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा रैली में नहीं पहुंचे। दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की वाली स्थिति है। जी हां, अगली खबर बता दें, सीएम सुक्खू से नाराजगी, प्रतिभा सिंह को हटाने के संकेत, खड़गे को सौंपी गई हिमाचल की सीक्रेट रिपोर्ट। जी हां, हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद उसे कांग्रेस में शुरू हुई रार फिलहाल शांत नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से नाराज मंत्री विक्रमादित्य सिंह को स्पष्ट कह दिया गया है कि लोकसभा चुनाव तक सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वहीं बागी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच हिमाचल संकट से निपटने के लिए भेजे गए पर्यवेक्षकों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई रिपोर्ट सामने आई है। आज तक इंडिया टुडे ने जब ये तीनों पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट देखी तो पाया कि इसमें न केवल हिमाचल प्रदेश सीएम की पार्टी में उत्पन्न हुए संकट को भांपने में असमर्थता पर सवालिया निशान लगाया गया, बल्कि इसके लिए राज्य अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साथ बता दें, आदिवासियों के हितों के लिए गरजे राहुल गांधी, धार रतलाम सीमा पर लगे मोदी मोदी के नारे। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में 5वां और आखिरी दिन था। इस दिन यात्रा उज्जैन से धार फिर रतलाम जिले में पहुंची। दोनों ही जगह कांग्रेस ने आदिवासियों पर फोकस रखा और भाजपा सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बुधवार शाम रतलाम जिले में प्रवेश किया। धार जिले के रतलाम की सीमा से लगे इलाके में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा रतलाम जिले के सैलाना तहसील के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सरवन में रात्रि विश्राम कर गुरुवार 7 मार्च को राजस्थान में प्रवेश करेगी। यानी आज रतलाम में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में अंबानी अडानी जैसे लोगों की जय हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में हमारे देश की आदिवासी राष्ट्रपति का न होना भाजपा की विचारधारा को प्रदर्शित करता है। राम मंदिर के उद्घाटन में दलित, आदिवासी, गरीब, किसान और किसी मजदूर का चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन अंबानी, अडानी, क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार जरूर दिखाई दिए। ये कहना था राहुल गांधी का। दोस्तों, अगली खबर बता दें, सीबीआई की कस्टडी में आते ही देखिए क्या हुई शाहजहां शेख की हालत। हनक से हवाइयां उड़ने तक की कहानी बता दे। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टीएमसी का नेता रहा शाहजहां शेख। गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां शेख की हेकड़ी कम नहीं हो रही थी। बंगाल पुलिस उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देती रही। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि ममता सरकार संदेश खाली के कथित कुख्यात को बचाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं यही बात इससे भी जाहिर होती है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया था, लेकिन अब सीबीआई कस्टडी में शाहजहां की हालत फटे हाल है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम मोदी से मिली संदेश खाली की महिलाएं, सुनाया अपना दुखड़ा, कहा आज भी धमका रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने बारासात में एक जनसभा के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी भी बहन बेटियों के
साथ अत्याचार कर रही है। टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। जी हां, खबर है कि संदेश खाली की 5 महिलाओं ने पीएम मोदी जी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं का कहना है कि शेख शाहजहां के लोग अब भी उन्हें डरा धमका रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब महिलाओं ने अपनी आप बीती पीएम मोदी को सुनाई तो उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना गया। सूत्रों का कहना है कि पीड़ित इस बात से भी काफी भावुक हुए कि पीएम ने उनके दर्द को समझा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल से गुंडा राज जरूर खत्म होगा। आपको भी लगता है कि नहीं दोस्तों, बताइएगा। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, संदेश खाली केस में सीबीआई ने फिर दर्ज की है 3 अलग अलग एफआईआर, एक टीएमसी के शेख शाहजहां के खिलाफ भी। जी हाँ, और इनमें 2 एफआईआर अज्ञात के खिलाफ किया गया है। जी हाँ, सीबीआई ने 5 जनवरी 2024 को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस के केस टेक ओवर करते हुए तीनों एफआईआर को फिर से रजिस्टर किया है। नेक्स्ट खबर बता दें, बंगाल से ही खबर, अभिजीत गंगोपाध्याय के राजनीति में उतरने पर क्यों छिड़ गई बहस। दरअसल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने माना कि पद पर रहते हुए ही उनकी बीजेपी से बातचीत शुरू हुई। इस प्रकरण की रोशनी में बतौर जज उनके फैसलों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय 7 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। संभावना है कि उन्हें पूर्व मेदिनीपुर जिले की तमलुक सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। ये इलाका विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। गंगोपाध्याय के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। क्या ऐसे पद पर रहने वालों के लिए इस्तीफा देने या रिटायर होने के बाद दूसरा कोई काम करने से पहले कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उनके हालिया फैसले पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं थे। दोस्तों अगली खबर बता दें, अखिलेश यादव ने क्यों कही ये बात कि चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे सीएम मोहन यादव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमपी के सीएम मोहन यादव को लेकर बड़ी बात कही। न्यूज 24 के कार्यक्रम मंथन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम पद से ही हटा दिया जाए। इस पर उनसे पूछा गया कि आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। अखिलेश ने इस पर जवाब दिया कि मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, कल उन्हें हटाया था, आज इन्हें हटाएंगे। आगे अखिलेश ने कहा कि एमपी के सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश में जिस सभा में गए उसमें एक भी यादव नहीं था। वो इसलिए ही भाषण दे रहे थे क्योंकि वहां यादव आए ही नहीं थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी जाति के आधार पर कोई फैसला नहीं लेते। बीजेपी यादव वोटरों को खुश करना चाहती है लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।